हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। फ्रेंड्स, अभी सिर्फ 2 क्लास हुए हैं। प्राचीन भारत के बारे में हमने पढ़ा, उसके इतिहास के बारे में पढ़ा हमने, और आज उसका तीसरा पार्ट है। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट 2 क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने पढ़ा कि कैसे नामकरण हुआ हमारे भारत का। कैसे सबसे पहले यूनानी जो सिंधु नदी के नाम से जोड़कर हमारे भारत को, यहाँ के लोगों को हिंदू के नाम से संबोधित करने लगे थे, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा था। उसके बाद इंदे कह के बुलाया जाने लगा। इंदे से बढ़ते बढ़ते इंडिया हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने देखा वेदों के बारे में कि वेद कौन कौन से हैं। 4 वेद हमने देखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद देखे हमने। हमने देखा कि इन वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्वयु कहते हैं, और इस तरह से हमने आगे भी देखा था। उसके बाद हमने ये देखा कि जो विदेशी यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या कुछ लिखा यहाँ के बारे में। ठीक है। विदेशियों के विवरण के बारे में हमने देखा कि कैसे पहले हेरोडोट्स, जिसे हिस्ट्री का फादर, इतिहास का पिता कहा जाता है, वो आए। उन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिका लिखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ और आए थे, डाइमेकस, डायनीशियस, मेगास्थेनेज, इन सब के बारे में देखा हमने। फाइयान के बारे में देखा जो चीनी यात्री था। संयुगन के बारे में देखा हमने। ठीक है। उसके बाद हमने और भी अरबी लेखकों के बारे में देखा। कुछ अन्य लेखक जो तिब्बत के, जैसे तारानाथ लेखक थे, उनके बारे में देखा। तो इस तरह से हमने बहुत कुछ अभी तक देखा है। आज लास्ट पार्ट है, आज थर्ड पार्ट है प्राचीन भारत के इतिहास का। तो आज जब ये वीडियो फिनिश होगी तो लास्ट में एक एमसीक्यू क्विज होगा, एक कुछ क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव। उसको आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें कि आपको कितना कुछ समझ में आया, या फिर अपने आप को एनालिसिस करें कि आप उस क्वेश्चन से कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है। आप उनके आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको नोट कीजिए और समझिए कि कहाँ पर क्या है। उसका आंसर भी मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। ओके। तो चलिए, आज हमें क्या पढ़ना है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में पढ़ना है। ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों से हमें कैसे जानकारी मिलती है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से हम कैसे अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू माय वीडियो। ओके, तो फर्स्ट यहाँ जो पॉइंट लिखा है वो पॉइंट क्या है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र जो है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र, या फिर इंग्लिश में अगर हम कहें तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, उसके पिता हम किसे बोलते हैं? तो उसके पिता बोलते हैं अलेक्जेंडर कर्निंघम को। ओके। अलेक्जेंडर कर्निंघम जो थे, उन्हें हम भारतीय ये जो पुरातत्व शास्त्र है उसका पिता कहते हैं, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब जैसे कि हिस्टोरिका, हेरोडोट्स जिसने हिस्टोरिका को लिखा था, उसे हम इतिहास का पिता कहते थे, है ना। तो उसी तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता था। ठीक है। तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहते थे? तो अलेक्जेंडर कर्निंघम को कहते थे। उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, वो दूसरा पॉइंट ये है कि 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख मिला था बोगाज कोई, जो कि एशिया के माइनर मतलब क्या होता है? माइन करना, खुदाई करना। ठीक है। तो एशिया में जो माइनर हुआ था, एशिया माइनर, उससे ये बोगाज कोई जो अभिलेख मिला था, उससे कुछ वैदिक देवता के बारे में हमें पता चला। वो कौन कौन से थे? वो थे मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। ये 4 देवताओं के बारे में हमें पता चलता है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं आता कि किन किन देवताओं के बारे में पूछा जाता है, लेकिन हाँ, आपके नॉलेज के लिए ये भी ज़रूरी है ताकि कोई भी पॉइंट हमारा मिस ना हो, है ना। उसके बाद तीसरा पॉइंट कौन सा आता है कि मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित हुआ था। मध्य भारत जो था हमारा, उसमें भागवत धर्म विकसित हुआ था। और इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? वो गरुड़ स्तंभ से मिलता है। जो गरुड़ स्तंभ था, उससे हमें पता चलता है कि जो मध्य भारत था उसमें भागवत धर्म विकसित हो गया था, है ना। उसके बाद आते हैं कि सबसे पहले जो पूरे हुन आक्रमण हुआ था भारत पर। अब आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि यवन आक्रमण हुआ, अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ, उनके बारे में भी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो अभी ये यहाँ पे क्या बताया कि सबसे पहले जो हुन आक्रमण हुआ था
उसका जानकारी हमें कैसे मिलता है? भीतरी गरुड़ स्तंभ से मिलता है हमें, भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है, सॉरी, भीतरी स्तंभ लेख से हमें पता चलता है कि कैसे कब हुन आक्रमण हुआ था पूरे भारत पर, उसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सती प्रथा। सती प्रथा आपको पता ही होगा कि उसमें क्या होता था कि अगर किसी भी महिला का पति अगर उसमें उनकी देहांत हो जाती है तो उसके साथ साथ उस महिला को भी उसके साथ उसके पति के साथ, उसके हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था। ओके, तो इसको हटाया किसने था? इसका सबसे पहले कौन किया था? तो वो राजा राम मोहन राय, इनके बारे में भी आपने पढ़ा ही होगा। तो सती प्रथा, उसके बारे में कैसे पता चला? गरुड़ स्तंभ से पता चला। ओके, गरुड़ स्तंभ के बारे में जब देखा गया तो हमें उसे जानकारी मिलती है सती प्रथा के बारे में। नेक्स्ट आता है कौन सा क्वेश्चन है कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास, सातवाहन राजा का जो इतिहास था। अब जैसे आप याद कीजिए सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश, ये हमने एक बार फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था प्राचीन इतिहास में। क्या था वो आंध्र सातवाहन वंश? याद करके सोचिए आप ज़रा, क्या था वो था मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण किससे रिलेटेड है? वो एक क्वेश्चन आया था और इसका आंसर था आंध्र सातवाहन वंश। ओके, तो यहाँ पर खैर आंध्र सातवाहन वंश के बारे में बात नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है कि सातवाहन राजाओं के बारे में, कि सातवाहन राजाओं के बारे में हमें किससे पता चलता है? तो अभिलेखों से ही पता चलता है उनके बारे में, ना किसी के विवरण से पता चलता है, ना कुछ ऐसा साक्ष्य, ना कुछ ऐसा प्रमाण मिला है, बल्कि सातवाहन राजाओं जो थे, उनका जो वंश था, उसके बारे में हमें अभिलेखों से ही पता चला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है यहाँ पे, प्राचीनतम सिक्कों के बारे में आता है। सबसे पुराने जो सिक्के थे उनको क्या बोलते थे? आहत सिक्के कहा जाता था। सबसे सर्वप्रथम जो सिक्के थे, सबसे प्राचीन जो सिक्के थे, उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, और हाँ, इसी को साहित्य में काशार्पण भी कहा गया है। अब आपसे काशार्पण का मीनिंग भी आ सकता है, काशार्पण या फिर प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था, ये तो क्वेश्चन आया भी है कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो उन्हें क्या कहते थे? आहत सिक्के कहा जाता था, कहते थे, और साहित्य में इसे काशार्पण भी कहते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने का। जैसे अभी सिक्कों पर भी आप, अभी तो हमारे सिक्कों पे भी आप लिखा हुआ देखते हैं, है ना, लिखा होता है, डेट लिखा होता है, ईयर, सॉरी डेट नहीं, ईयर लिखा होता है कि वो कब बने हैं सिक्के, ठीक है। तो सबसे पहले, ये तो अभी की बात है, लेकिन सबसे पहले ये किसने शुरू किया था सिक्कों पर लिखवाने का? यवन शासकों ने इसको शुरू किया था। यवन शासकों ने सबसे पहले सर्वप्रथम सिक्कों पर लिखने की जो शैली है उसको शुरू की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? कि वो संगीत का प्रेमी था। ओके, पर संगीत का प्रेमी है समुद्रगुप्त, ये कैसे बता सकते हैं हम? ये किससे पता चला? तो ये भी, इसको बताने में भी इन सिक्कों का बहुत बड़ा योगदान था। सिक्कों पर समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई आकृति थी। समुद्रगुप्त को उस सिक्के में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त को ज़रूर वीणा बजाने का शौक़ होगा, और वीणा बजाने का शौक़ मतलब वो ज़रूर संगीत से प्रेम किया करता होगा। ओके, तो इससे पता चलता है, उन्हीं सिक्कों से पता चलता है। अब कनेक्ट कीजिए इन चीज़ों को कि सिक्कों पर सबसे पहले कुछ लिखने का जो कार्य था वो किसने शुरू किया था? यवन शासकों ने किया था। सिक्कों से ही पता चलता है कि समुद्रगुप्त क्या था? संगीत का प्रेमी था। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है कि पुदुचेरी के निकट, अरिकमेडु जो अभी कहाँ है? पुदुचेरी के निकट है, वहाँ पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं हमें। ओके, रोमन सिक्के, रोम के साम्राज्य के सिक्के कुछ वहाँ से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व में तो यही होता है ना, पुरातत्व मतलब ही यही होता है कि कहीं से आपको कुछ प्राप्त हुआ जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग ऐसे होंगे, वहाँ ये चीज़, ऐसी कुछ चीज़ें हुआ करती होंगी, है ना। तो यहाँ पुदुचेरी के पास जो रोमन सिक्के हुए, तो रोमन सिक्के थे तो ज़रूर उससे कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ रोमन के कुछ लोग या तो विदेशी आए होंगे, या तो कुछ साम्राज्य जैसा वहाँ पर कुछ होगा पुदुचेरी के निकट रोमन का, तो कुछ ऐसा इससे हम लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो है, अब कुछ यहाँ पे दिए गए हैं अभिलेख, और वो किस शासक के शासनकाल में वो लिखे गए थे या खोजे गए थे, उसके बारे में, अभिलेखों के बारे में यहाँ पे
लिखा गया। तो इसको आपको बिल्कुल याद करना है। इसका मैं एक स्क्रीनशॉट, इसका मैं एक फ़ोटो आपको यहाँ पे दे दूँगी इस वीडियो में, कि लास्ट में आपको इसका फ़ोटो मिल जाएगा, तो आप इसको भी याद कर लेंगे। हाथी गुम्फा अभिलेख अभी मैं आपको एक बार क्विक बता देती हूँ कि कौन सा अभिलेख किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ था। हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसकी तिथि के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि ये कौन सी तिथि को मिला था। ये किसके शासक में थे? कलिंगराज खारवेल। उस समय कौन से शासक थे? कलिंगराज खारवेल शासक थे। हाथी गुम्फा अभिलेख के समय, इसका तिथि नहीं है, ओके। हाथी गुम्फा अभिलेख का कोई तिथि नहीं है, और उस समय शासक कौन थे? कलिंगराज खारवेल, ओके। दूसरा आया जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख के समय कौन से थे? रुद्रदामन थे। जूनागढ़ अभिलेख के समय कौन थे? रुद्रदामन थे। थर्ड वन आता है आपका नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख के समय कौन थे? गौतमी बालश्री थे। उसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख, उसमें समुद्रगुप्त थे। ऐहोल अभिलेख था, उसमें पुलकेशिन टू। उसके बाद मंदसौर अभिलेख था, उसमें मालवा नरेश यशोवर्मन थे। उसके बाद आया ग्वालियर अभिलेख, इसमें थे प्रतिहार नरेश भोज थे। उसमें भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख थे, उसमें स्कंदगुप्त, और देवपाड़ा अभिलेख जो था उसमें बंगाल शासक विजयसेन थे। तो ये कुछ अभिलेख हैं। इसके बारे में इसका एक पूरे अभिलेख का वीडियो, एक फ़ोटो मैं आपको इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी। आप इसे बिल्कुल एक सरसरी निगाहों से देख लीजिए और कोशिश कीजिए कोई ट्रिक बनाकर किसी भी तरह से इसे कनेक्ट करने का, ताकि ये आपके दिमाग में रहे। एक दो बार आप इसे देखते रहिए, एक दो दिन पर, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे। हाँ, इस जो इम्पॉर्टेंट है इसका भी मैं एक MCQ ज़रूर दूंगी बाद में, ताकि मैं देख सकूं कि आपको ये चीज़ें याद हैं या नहीं, ओके। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या आता है कि उत्तर भारत में जो मंदिरों की शैली मिली थी। अब मंदिरों के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सबके बारे में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है। तो सिक्कों के बारे में बताया गया, समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया कि वो संगीत का प्रेमी था या नहीं था, वो कैसे पता चला, तो सिक्कों से पता चला। सिक्कों के बारे में ये भी बताया गया कि प्राचीन के जो सिक्के थे, प्राचीनतम सिक्के जो थे, उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, और सांस्कृतिक रूप से उन्हें काशार्पण भी कहा जाता था। रोमन सिक्के मिले थे पुदुचेरी के निकट। तो ऐसा कुछ। फिर मंदिरों के बारे में जब देखा गया, तो मंदिरों की भी अलग अलग शैली थी, ओके। एक शैली थी, दो तरह की शैली मंदिरों के बारे में भी देखी गई। एक थी नागर शैली और दूसरी थी द्रविड़ शैली, ठीक है। नागर शैली क्या थी? उत्तर भारत में जो मंदिर थे उनको बनाने की जो शैली थी वो नागर शैली थी, और जो दक्षिण भारत में जो मंदिर थे उनको बनाने की जो शैली थी वो द्रविड़ शैली थी, ओके। एक वेसर शैली भी होता है। वेसर शैली वो क्या होता है? इन दोनों शैलियों से जुड़ा हुआ जो था, इन दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। बाद में कुछ मंदिर बने, तो उन पे क्या हुआ कि इन दोनों शैलियों का मिला जुला प्रभाव पड़ा। उसे क्या बोलते हैं? वेसर शैली कहते हैं। तो उसके बाद आया जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है पंचायतन। पंचायतन क्या होता है? तो पंचायतन होता है कि एक मंदिर जो चारों तरफ से 4 मंदिरों से घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली बोलते हैं। पंचायतन बोलते हैं उसी को कि एक हिंदू मंदिर कब उसे पंचायतन कहते हैं? किसी भी एक हिंदू मंदिर को जब वो 4 अन्य मंदिरों से घिरा हुआ रहता है, तो उसे हम बोलते हैं पंचायतन, ओके। उसके बाद जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें, महादेव खजुराहो मंदिर है, कंदरिया महादेव है, उसके बाद ब्रह्मेश्वर मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। तो इस तरह के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, क्या आता है हमारा टॉपिक? प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके बारे में हम जानेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हुआ। ये था प्राचीन भारत का कुछ इतिहास। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जो है इसका, वो प्राग ऐतिहासिक काल है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अभी मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल देती हूँ, आप उसे देख लीजिए कि आप उसमें से कितने को आंसर कर पाते हैं, ओके। सी यू देन।